दोस्तों इस समय पूरे नेपाल में हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बना हुआ है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? लोग क्यों इतना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे नेपाल में? बहुत ज़्यादा हालत इतना खराब है कि वहाँ पर कई लोग तो मर गए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे सोशल मीडिया को बंद करना है? नहीं, ये वजह नहीं है। ये तो आग में घी डालने का काम किया है जो नेपाल की सरकार ने, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो। इस तरह से लगभग 26 ऐसे सोशल साइट्स हैं जो नेपाल की सरकार ने बैन कर दिया है। ऐसा क्यों किया है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद से ये जैसे ही बंद हुआ, उसके बाद से हिंसा और ज्यादा बढ़ गया। पहले भी हिंसा हो रहा था, लेकिन ये आग में घी डालने का काम किया है जो नेपाल की सरकार ने किया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए, नेपाल में हालत गंभीर है। काठमांडू और अन्य शहरों में हिंसा फैल रही है। आज हम आपको बता दें कि नेपाल की राजनीति, राजशाही और सरकार के फैसले अब की हिंसा के पीछे असली वजह क्या है। दरअसल आपको बताएं कि नेपाल में पहले क्या था? राजशाही था। यानी इसका मतलब है कि देश की सत्ता एक राजा या फिर रानी के हाथ में हुआ करता था। राजा ही कानून बनाता, फैसले लेता और देश की सेना और प्रशासन उसका नियंत्रण करता था पूरी तरीका से। जो लोगों को वो पसंद नहीं आई, तो जनता ने महसूस किया कि राजशाही में भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोगों की आवाज को दबाई जाती थी। तो आप तो जानते ही हैं, जो राजा है अपने प्रजा को क्या कहेगा? जो वो कानून बनाएगा, जो वो करेगा, वही चीजें होंगी। उसके बाद से हुआ क्या? 2006 और 2008 के बीच बहुत सारा आंदोलन चला। मतलब बहुत हालत खराब हो गया था नेपाल का राजशाही में। तो उसके बाद से हुआ क्या कि लोगों ने कहा कि हमें लोकतंत्र चाहिए, हम अपने नेता को खुद चुनना चाहते हैं। तो 2008 में नेपाल ने राजशाही खत्म करके लोकतंत्र स्थापित कर दिया। जैसे सभी देशों में लोकतंत्र है ना, वैसे जैसे अपने देश में है। इनसाइड स्टोरी उस समय की यह थी कि राजशाही खत्म करने का मकसद था जनता को सत्ता का हिस्सा बनाना और शासन में पारदर्शिता लाना। अब देखिए क्या हो रहा है, कैसे और क्यों ये चीजें हुई। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, ऐसे लगभग 26 सोशल साइट्स हैं जिस पर पूरी तरीका से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया सरकार की तरफ से? विरोध प्रदर्शन और हिंसा को रोकने के लिए। युवा सोशल मीडिया में तेजी से जो इकट्ठा हो रहे थे प्रदर्शन करने के लिए। आप तो जानते हैं कि आजकल सोशल साइट्स में कोई भी चीज छुपता नहीं है, तुरंत चीजें वायरल हो जाती है, कब क्या कैसे करना है। फेक न्यूज हो, अफवाह हो, इस तरह को जो चीजें फैल रही थी उसे रोकना था। झूठी और भ्रमक पैदा ना हो, इसके लिए बंद किया गया। राजनीतिक असंतोष फैलाना, इसे बंद किया गया। मतलब ये सारी चीजों को लेकर ये सोशल साइट्स को बंद किया गया। अब सोशल मीडिया में इनसाइड स्टोरी जान लीजिए। सोशल मीडिया बंद करना सरकार को सुरक्षा कदम है, लेकिन ये लोगों को अभिव्यक्ति के अधिकार को प्रभावित करना है। ऐसा लोग समझ रहे हैं कि हमारे अधिकार छीना जा रहा है। आप ही सोचिए, अगर एक समय के लिए अपने देश में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोले आज से सभी फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर सब बैन, तो आप ही बताइए क्या हाल होगा। लोग तो यहाँ जी भी रहे हैं यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिनकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। यानी यही सी चीजें, यही सोशल साइट टाइम जो है कंज्यूम करने का सबसे मेन चीजें बन गई है। और यही चीजें अगर बंद हो जाए तो क्या हाल होगा। तो ये तो चीजें हो गई नेपाल में, तो आग में घी डालने का काम हो गया। अब देखिए, काठमांडू, पोखरा, विराटनगर या फिर भरतपुर, इन सभी जगहों पे हिंसा फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन और सरकारी इमारतों पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़े, पानी का बौछार किया, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल भी किया। अब तक कम से कम 14 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई लोग तो है घायल हो गए। भारत नेपाल पे जो सीमा है उसे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्यों? ऐसा लग रहा है कि नेपाल से जैसे घुसपैठिया होते हैं ना, तो नेपाल से भी कहीं, आपको तो पता है नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है ना, वो एकदम सुरक्षा नहीं था अभी तक। फिलहाल अभी बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब तक कोई भी आवाजाही कर सकता था। आपको तो याद ही होगा सीमा हैदर कैसे सचिन के साथ भागकर भारत आ गई थी पाकिस्तान से, वो नेपाल के रास्ते से ही आई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये चीजें, भारत और नेपाल का बॉर्डर है वो किस हालत में है। तो इनसाइड स्टोरी ये है कि वर्तमान हिंसा केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि यह डिजिटल अधिकार, जो युवा का आवाज है, सरकार की नीतियों का टकराव है। तो ये सारी चीजें देखने को मिली। अब ये आगे क्या हो सकता है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल कहने का मतलब ये है, अगर सरकार युवा लोगों के साथ, यानी कि वहां के लोगों के साथ संवाद नहीं किया तो हिंसा और बढ़ जाएगी, पहली बात।
शांति और जो समाधान है, सरकार को युवा को साथ मिलकर ये समझौता करना होगा कि भाई करना क्या है। अस्थिरता जो है वो बढ़ सकता है। अगर निवारण कदम नहीं उठाया गया तो हिंसा और फैलेगी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो ऐसे ही बढ़ जाएगा जो अभी भी बना हुआ है। अन्य देशों जैसे संगठन है, उनकी नज़र इस पे बनी हुई है जो सरकार पे दबाव डाल सकती है। तो नेपाल में शांति बनाए रखने और भविष्य में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता और सरकार के बीच में संवाद होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, नेपाल की ये हिंसा, ये जो कहानी है, ये यहीं से इसका असली जोड़ शुरू होता है। लोगों को जो नेपाल के हैं उनको ये लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो राजकीय शासन वो चाहते हैं। मतलब पहले के जो राजा रानी जिस तरह से कानून बनाते थे वही चीजें चाहिए। यानी 2008 से पहले जो कानून था, जो राजा महाराजा बनाते थे, वही चीजें फिर से लागू हो। लेकिन कुछ लोग जो हैं, सरकार को जो अभी कानून जिस तरह से चला रहे हैं, ऐसा लगता है ना लोगों को कि ये जो सरकार चल रही है ये भी भ्रष्ट है और वो अपने जो कानून बना रहे हैं, जो चीजें वो लागू कर रहे हैं, वो लोगों के हित के लिए नहीं है। यहाँ भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि लोग आंदोलन करें, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसके जरिए लोग और भी ज्यादा हिंसा को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए बंद कर दिया गया। तो भाई ऐसा यही है कि अब जो है, चाहे वो हिंसा हो या फिर प्रदर्शन, शांति या फिर बढ़ती अस्थिरता, सभी को जो है मिलजुल कर इसके ऊपर फैसला लेना होगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या अपने देश में अगर ये सभी सोशल साइट्स अगर बंद हो जाएं तो क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं। धन्यवाद।